हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में। Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेल्फ इवैल्यूएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs। ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है। ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच। नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स, अगेन द सेम कूपन कोड, अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स, राइट। वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स, राइट। तो ये आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो, प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ लास्ट बैच, राइट। तो इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस ऑन sleepy.classes@gmail.com या दिए गए नंबर। अब रॉय ने गांधी को भी क्रिटिसाइज़ कर दिया, उन्होंने मार्क्स को भी क्रिटिसाइज़ कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली ही वाजंट टू हैप्पी अबाउट द होल लिबरल कैपिटलिस्ट थिंग बिकॉज ही सीन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, है ना। कि एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है, कलोनियलिज्म भी हो रहा है ना। अब जो 3 मेन फिलोसफीज उनके सामने प्रेजेंट थी उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सो व्हाट इज़ द वे आउट? द वे आउट इज़ दैट यू मेक योर ओन फिलोसफी, ठीक है। सो जो अब लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ आता है दिसंबर 1940 में, अब उन्होंने क्या किया, 36 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। नाउ ही गेट्स डिसइल्यूजन्ड विद कांग्रेस एंड गांधीइज्म ऑल्सो। 1940 दिसंबर में जाके वो क्या करते हैं, वो कहते हैं दैट आई एम क्विटिंग कांग्रेस एंड आई एम गोना फाइंड माई फॉर्म माई ओन पार्टी एंड द बेसिस, द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ दिस पार्टी ऑल्सो इज समथिंग दैट आई हैव वर्कड ऑन, ठीक है। Now he was someone who'd worked on modern science, he's someone who worked on philosophy, he's someone who'd worked on materialism, and what he did was that the best part about having these various phases in your life, the best part कि उन्होंने इतनी सारी philosophies के वो part बने थे, इतने सारी जो है उन्होंने ideas को accept किया और फिर reject किया था, was the fact कि अब वो उन सारे ideologies में से pick and choose कर सकते थे, right? So he realized कि इन सब की shortcomings क्या हैं, how would I like to improve them, and on the basis of that he now formulated his own new philosophy which was known as new humanism, ठीक है। तो अब क्या हुआ, main point of departure क्या हुआ था कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गई थी 1939 में। कांग्रेस ने क्या बोला कि कांग्रेस ने बोला हम आपको सपोर्ट नहीं करते, इनफैक्ट 42 में जाके जो है क्विट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च कर देंगे। तो रॉय, ऑब्वियसली एम.एन. रॉय एक्सेट्रा, बिकॉज the second world war was joined in by USSR, it had become a people's war for them because शुरू में तो है तो वो कम्युनिस्ट, एक कम्युनिस्ट हार्ट तो है ही है, right? So he was someone who wasn't too happy about India's role in the second world war because he thought that the fascist forces are worse than anything else that you have, right? So he said और कुछ हो ना हो, चाहे ब्रिटिशर्स के साथ ही लड़ना पड़े, बट इस फासिस्ट फोर्सेस को तो हराना है, राइट। अब क्विट करने के बाद कांग्रेस उन्होंने बनाई अपनी रैडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। और ये रैडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये बन जाता है द लास्ट फेज ऑफ रॉयज लाइफ, ठीक है। यहाँ पे जो है अब वो शुरुआत करते हैं और फाउंडेशन ले करते हैं ऑफ हिज न्यू ह्यूमनिज्म। नाउ ऑलरेडी द 6 years that he spent in prison, you will realize most of the creative work of Indian philosophers and intellectuals was done in prisons, as is the case with a lot of people, right? Machiavelli prison में, right?
मैकियावेली जो है प्रिजन में तो नहीं थे, खैर वो प्रिजन के बाद छूट के बेचारे एकांत में रह रहे थे, तब उन्होंने लिखा, राइट। सिमिलरली ग्राम्सची की प्रिजन नोटबुक्स, अगेन प्रिजन में काम किया, राइट। सो पीपल, द प्रिजन अलाउज यू अ लॉट ऑफ टाइम टू introspect, look back, and come up with a lot of new ideas. And that is what exactly happened with Roy as well. And this was the time when he really wanted to put forth his philosophy and say कि बस अब इसके बेसिस पे मैं काम करने वाला हूँ, और उन्होंने इसको बुलाया न्यू ह्यूमनिज्म, राइट। अब रॉय ने इसी न्यू ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी अपना के उन्होंने एक मैनिफेस्टो टाइप बना लिया, जो कि उन्होंने बोला कि ये बेसिस होगा मेरी पार्टी का। और ये जो था मैनिफेस्टो, उसको उन्होंने बोला कि ये है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रैडिकल डेमोक्रेसी विच आई वांट टू एस्टैब्लिश एंड विच इज गोइंग टू बी द मेन एस्पेक्ट ऑफ माई पार्टी एज वेल। और ये उन्होंने अपने जो उनके क्लोज फ्रेंड्स थे, कोलीग्स थे, उनमें सर्कुलेट किया, राइट। इट वॉज कॉल्ड द 22 थीसिस, राइट। अब ये जो ड्राफ्ट था, वेरी इंपॉर्टेंटली कॉल्ड द 22 थीसिस, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुई, बहुत डिबेट हुई, एंड फाइनली इसको एक्सेप्ट कर दिया गया। अब ये 22 थीसिस का आइडिया क्या था, ये न्यू ह्यूमनिज्म का आइडिया क्या था? रॉय अब कहते हैं, देखिए, एज इंडिविजुअल्स, एज ह्यूमन बींग्स, एक चीज जो कंसिस्टेंटली हमारे अंदर चलती आ रही है इज द फैक्ट दैट वी आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर फ्रीडम एंड ट्रूथ। आप कोई भी थिंकर लगा लो, कोई भी थिंकर उठा लो, मोस्टली आइडियाज यही है कि फ्रीडम, लिबर्टी कैसे इंश्योर करे, ट्रूथ, नॉलेज कैसे गेन करे। तो प्लेटो से लेके एम.एन. रॉय तक ये एक ही बात चलती आ रही है, राइट। और वो कहते हैं हम इन वैल्यूज को एक्चुअली इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं, बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, right? If you move towards knowledge, if you move towards greater truth, if you move towards greater freedom, you know human development is taking place. एंड वो बोलते हैं ये जो सर्च फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये जो सर्च फॉर ट्रूथ है, ये जो सर्च फॉर फ्रीडम है, राइट, ये बेसिकली आपकी स्टैटिक फेजेस में नहीं आती, दिस हैपेंस इन सोशल रेवोल्यूशंस। एंड वो बोलते हैं हर सोशल रेवोल्यूशन जो होती है ना, इज समथिंग विच इज प्रिसीडेड बाय अ फिलोसॉफिकल वन। अब खुद ही इमेजिन कर लो, राइट, कि अब हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देयर वाज राइज ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म इन यूरोप, but what is it that led to the rise of capitalism? It was the fact that there was Renaissance, there was scientific revolution, there was enlightenment. इन सब के कारण क्या हुआ, द डॉगमा जो कि एसोसिएटेड होता था विद कैथोलिसिज्म वो बाहर चला गया, जो एक तरह से रोक टोक होती थी बिकॉज ऑफ रिलीजन एंड सुपरस्टिशन ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट, वो बाहर चलेगी। एंड सडनली इंस्टेड ऑफ रिलीजन, इंस्टेड ऑफ गॉड, इंडिविजुअल कुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अगेन, and again a search for individuals development, individuals progress through science, through technology, through these new enlightenment beliefs began. तो कभी भी कोई भी सोशल रेवोल्यूशन अगर आती है, चाहे वो राइज ऑफ कैपिटलिज्म हो, राइज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म हो, इट इज ऑल एन आउटकम ऑफ अ प्रीसीडिंग प्रीवियस फिलोसफिकल वन, जिसके कारण ऐसी एक टेम्पलेट पैदा होती है, कंडीशंस बनती हैं थ्रू वेरियस सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज विच help the coming in of a social revolution, right? तो ये जो है बात, इसको रॉय समझ चुके थे। तो रॉय कहते हैं अगर मैंने एक सोशल और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इंडिया में भी लानी है, मतलब पहले मुझे एक फिलोसॉफिकल रेवोल्यूशन लानी होगी। पहले आई विल हैव टू चेंज द सोशल, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज जिनके बेसिस पे इंडिया काम करता है। एंशिएंट टाइम से ये चेंज हुई नहीं है, और इसी के कारण जो है इंडियन सोसाइटी भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। सो व्हाट वी एक्चुअली नीड is a real renaissance in India. जो reformer led 19th century में आया था, that wasn't enough, right? Why? That wasn't a renaissance truly, that was just a reformation, right? That was just an attempt to reform the society. उन्होंने जो basic foundational values और principles थे उनके अंदर चेंज करने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। तो उन्होंने बोला कि अब ये जो मैं ह्यूमनिज्म ला रहा हूं, ये ह्यूमनिज्म एक नया टाइप का है। ह्यूमनिज्म इन इटसेल्फ इज अ वेरी एंशिएंट फिलोसफी, राइट? अब ग्रीक टाइम से हम ह्यूमनिज्म की बात करें, ह्यूमनिज्म बेसिकली क्या होता है, इट इज समथिंग दैट स्ट्रेसेस ऑन इंडिविजुअल एजेंसी। जैसे अब मार्क्सिज्म का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या था अकॉर्डिंग टू एम.एन. रॉय, कि ह्यूमन एजेंसी को ही वो छीन लेता है। इट इज एन इकोनॉमिकली एंड हिस्टोरिकली डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। ये बोलता है जैसे जैसे मैटर इवॉल्व कर रहा है, जैसे जैसे उसके साथ साथ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रही है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे हैं, उसके कारण जो है डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते रहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स चेंज होते रहते हैं, राइट? देयर इज नो
देर इज नो कोई भी जो है कोई भी एक सिग्निफिकेंस नहीं दिया जाता टू ह्यूमन विल, टू ह्यूमन एजेंसी, द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन ब्रिंगिंग अबाउट दिस चेंज. नाउ अगेंस्ट दिस ह्यूमनिज्म, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ह्यूमन है इसके अंदर, राइट, कि ये इंडिविजुअल पे स्ट्रेस करता है कि इट इज इंडिविजुअल, हिज आइडियाज, हिज एजेंसी, हिज और हर यहाँ पे, राइट, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी कीप ऑन सेइंग हिज, बट हियर इट्स ऑब्वियसली हर इज इंक्लूडेड, राइट, कि वो जो सोचते हैं और उनकी डेवलपमेंट इज समथिंग विच इज अ रिजल्ट ऑफ देयर ओन क्रिएटिविटी एंड परस्यूट फॉर फ्रीडम. अब वो बोलते हैं कि ये जो मेरा नया ह्यूमनिज्म आया है ये एक रीमिक्स वर्जन है. ठीक है, रीमिक्स वर्जन क्यों है? क्योंकि बेसिकली देखिए, एंशिएंट टाइम में तो हमारे पास ना इतनी साइंटिफिक नॉलेज थी, ना हमारे पास इतना एक्सपीरियंस था. अब मॉडर्न सिविलाइजेशन विच हैज डेवलप्ड आफ्टर सो मेनी ईयर्स, throughout these years, A, there has been scientific and technological development, B, we've also had the experience of living through different phases, different political regimes, different kind of philosophical values throughout this time. And we have realized that how important it is for an individual कि उनके पास फ्रीडम, क्रिएटिविटी और अपने ऊपर अधिकार होने चाहिए, so as to be able to live a life of development and progress. रॉय बोलते हैं अब कि मेरा ह्यूमनिज्म ना आप एक ट्रायंगल की शेप में इन्विजन करें, एंड दिस ट्रायंगल बेसिकली लिंक्स 3 वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफीज जिनके बेसिस पे मैंने अपना ह्यूमनिज्म बनाया है. वन ही सेज इज मटीरियलिज्म, द अदर ही सेज इज रैशनलिज्म, एंड द थर्ड ही सेज इज नेचुरलिज्म. नाउ मटीरियलिज्म इज ऑब्वियसली picked up from his experience with Marxism. Now he says that there's one thing that I agree with Marx, and that is the material nature of the world. And rather than being transcendental, जो कि various religions discuss करते हैं, और just being based on ideas only, ठीक है, he says ऐसी बात नहीं है कि ideas का भी कोई रोल नहीं है, ideas play a predominant role, but वो ideas के थ्रू हम अपने आसपास का जो material world है उसको change करना चाहते हैं, right? So material और matter जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट. आखिरकार जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है, दैट इन्फ्लुएंसेस द मैटर ऑफ द वर्ल्ड व्हिच हेल्प्स इंडिविजुअल्स लीड बेटर लाइव्स, राइट. देन ही सेज इज रैशनलिज्म. रैशनलिज्म अगेन इज अ पार्ट ऑफ द आइडिया कि हम एम्फसाइज करते हैं ऑन द यूज ऑफ रीजन, on the use of logic, on the use of rationality as against the superstition of religion, as against the irrationalism जो a lot of sects के अंदर जो कि penetrated होता है. ठीक है, तो ये कहते हैं human beings का ही idea किससे related है? rationalism से related है. So he is someone who was very very impacted by people like Hobbes, Locke, Spinoza, जिन्होंने इस रैशनलिज्म, ह्यूमन रैशनैलिटी एंड रीजन के ऊपर एम्फेसिस डाला था, राइट. सो ये सेज कि देखिए, हाँ जी, मटीरियलिज्म इंपॉर्टेंट है, तो मैं मार्क्स ने जो आइडिया दिया था दैट मैटर इज इंपॉर्टेंट, आई एक्सेप्ट दैट. रैशनलिज्म, रीजन एंड लॉजिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हाउएवर ये सेज कि हम सिर्फ इन दोनों को नहीं रख सकते कि रीजन एंड लॉजिक है एंड मैटर है तो बस होगी, चल गई गाड़ी है, नेचुरलिज्म की क्यों जरूरत है? नेचुरलिज्म ही सेज प्रोवाइड्स मोरालिटी and humanity to these two things. अब मटीरियलिज्म से क्या होगा? मटीरियलिज्म से होगा कि भैया हमने प्रोग्रेस करना है, राइट. सो देयर विल बी अ स्ट्रेस ऑन प्रोडक्शन, देयर विल बी अ स्ट्रेस ऑन प्रोवाइडिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, राइट. वी विल क्रिएट गुड्स एंड वी विल क्रिएट सर्विसेज एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट, जो कि लोगों की नेसेसिटीज को पूरा करते हैं. रैशनलिज्म ऑब्वियसली उनको एक रीजन देगा, एक थिंकिंग की रूट देगा, नई नई इन्वेंशंस करने की अपॉर्चुनिटी देगा. However, he says जब ये रीजन, रैशनैलिटी और मटीरियलिज्म को खुली छूट मिल जाए विदाउट एनी मॉरल बैकग्राउंड, what can happen is that it can actually fall down and become an evil. An evil कैसे? अब देखिए, कैपिटलिज्म इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ मटीरियलिज्म, है ना. कैपिटलिज्म क्या है कि बेसिकली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ओन्ड है बाय समवन, एंड वो जो है अपने टैलेंट, अपने स्किल जो है लगा रहे हैं टू प्रोड्यूस समथिंग एज पर द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इफ दे आर प्रोड्यूसिंग अ गुड थिंग,
बिकेगा, बिकेगा तो उनके पास जो है प्रॉफिट भी बनेगा, उस प्रॉफिट को वो और इन्वेस्ट करेंगे और बड़ी करेंगे कंपनी, राइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब ये क्या है, ये मैटर ड्रिवन है, मटेरियल ड्रिवन है, राइट, दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। एंड साथ ही में ऑब्वियसली इसमें रीजन एंड रैशनैलिटी का तो बहुत बड़ा बेसिस है, कैपिटलिज्म डेवलप ही ना होता अगर ये रीजन या रैशनैलिटी ना आता, राइट। आखिरकार रीजन एंड रैशनैलिटी इज द बेसिस ऑफ, जो हमने पढ़ा है, द स्टार्ट ऑफ लिबरलिज्म ऑल्सो, राइट, द फैक्ट दैट हर ह्यूमन के पास रीजन है। हॉब्स एंड लॉक का लॉजिक क्या था, एवरी ह्यूमन इज इक्वली एंडाउड विद रीजन, एंड बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ रीजन दे हैव नेचुरल राइट्स, एंड यही नेचुरल राइट्स में एक उनका राइट जो है राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि लॉक ने एम्फसाइज किया था, विच बिकम्स द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म। However, when we just keep rationality and materialism together, what happens is, according to Roy, is a crazy greed, crazy rise in greed। वो कहते देख लीजिए कैपिटलिज्म के साथ क्या हुआ, कि ग्रीड के कारण आपने कलोनियलिज्म को बर्थ दिया, एक्सप्लॉयटेशन हुई, ठीक है, यही चीजें जो है चलती जा रही हैं। ये क्यों है, बिकॉज देर इज लैक ऑफ नेचुरलिज्म और मोरालिटी इन दिस इक्वेजन ऑफ रैशनैलिटी एंड मटीरियलिज्म। सो ही सेज अलोंग विद दीज टू आपको एक तीसरा बैलेंसिंग फैक्टर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इट टॉक्स ऑफ इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, एंड बाय this it gives you a moral, एक तरह से कंपस, right? Why does this happen? Because you suddenly realize that if I am colonizing a country or a people, I'm snatching away their autonomy, I'm snatching away their creativity, and you realize that this is the wrong thing to do, and maybe it will put a halt to such actions, right? So इसीलिए रॉय का मानना था कि इन तीनों चीजों का इकट्ठा चलना जरूरी है, and that is why the three of them formed three corners of his philosophy of new humanism. He says when you follow this three-pronged approach, you realize that the most important elements of the theory of humanism are also three. What are these three? Again, rationality से derived है आपका reason, you have morality, and you have freedom. वो बोलते हैं इन तीनों को हमने इकट्ठे लेके चलना है और इनको हमने इकट्ठे मेंटेन करके रखना है, तभी मेरे न्यू ह्यूमनिज्म का जो पर्पस है वो फुलफिल हो पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंटली ही सेज दीज थ्री एलिमेंट्स, इनके बेसिस पे हम एक कॉस्मोपॉलिटन थ्योरी ऑफ ह्यूमनिज्म बनाते हैं। मतलब ये जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दैट ही एनविसेजेस बाय मीन्स ऑफ ह्यूमनिज्म, दिस विल बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरी मैन, रिगार्डलेस ऑफ वेदर वो कौन सी कंट्री का हिस्सा हो, किस आइडियोलॉजी को फॉलो करे, कौन से कम्युनिटी का हिस्सा हो। ही सेज इट डज नॉट मैटर। इन फैक्ट ही इज इवन अगेंस्ट द नैरो आइडियाज एंड नैरो कंसेप्शंस ऑफ नेशनलिज्म व्हिच ही बिलीव्स end up dividing people rather than uniting them, right? He says eventually जब सब लोग मेरे ये न्यू ह्यूमनिज्म के पाथ पे आ जाएंगे एंड उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, तो दे themselves will realize कि ये बाउंड्रीज जो हैं कितनी fictitious है, कितनी यूजलेस है, and gradually over time all these boundaries will disappear and this new Renaissance man, this new spiritually developed man, this new rational, moral, free man will come into being. अब इसी थीसिस के अंदर हमें पता लगता है कि रॉय जो है एक बहुत इंपॉर्टेंस प्लेस करते हैं ऑन ह्यूमन विल और ह्यूमन एजेंसी। सो इंस्टेड ऑफ द इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ऑफ मार्क्सिज्म, जिसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, ही सेज ह्यूमन बीइंग्स आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल्स, देयर एक्शंस perform a very important role in the course of history and this is what leads to social revolution. In fact वो कहते हैं कि यही आइडियाज जो हैं, आप देखेंगे जैसे जैसे नए आइडियाज आ रहे होते हैं वैसे वैसे सोशल रेवोल्यूशन भी साथ साथ में चलती रहती है, राइट? सो बेसिकली बोथ ऑफ दीज थिंग्स इम्पैक्ट ईच अदर, राइट? अ न्यू आइडिया कम्स अप एंड द सोसाइटी इवॉल्व्स। बिकॉज द सोसाइटी चेंजेस, सडनली यू ऑल्सो रियलाइज कि प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज और रिडंडेंट हो गए हैं, तो और नए आइडियाज जो हैं दे जंप अप, राइट? तो इमेजिन कर लीजिए दैट इवन इन टुडेज डे एंड एज, फॉर एग्जांपल, यू रियलाइज कि a new idea in the name of say women's equality comes up and you realize कि हाँ जी ये women equality जरूरी होती है, women deserve equal rights, deserve equal status and equal respect, and so you have some sort of social evolution in which women, instead of being relegated to the margins, are now given equal rights, equal fundamental rights and an equal status.
एट द सेम टाइम यही जो सोशल एवोल्यूशन होती है, नाउ यू सडनली रियलाइज आपके आइडियाज में भी एक चेंज होता है दैट व्हाई स्टॉप एट जस्ट विमेन्स इक्वालिटी. नाउ अ न्यू आइडिया ऑफ फेमिनिज्म कम्स अप वेयर दे रियलाइज दैट विमेन को इक्वालिटी देने के लिए सिर्फ प्रेजेंटली राइट्स की जरूरत नहीं है, बट यू नीड अ चेंज इन द पेट्रियार्कल सिस्टम. सो यू ऑल्सो हैव टू डील विद इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज, right? Issues of surrogacy, issues of abortion, issues of prostitution, ठीक है. एंड यहाँ ये जब नए आइडियाज आते हैं आपकी थोड़ी और सोशल एवोल्यूशन होती है, ठीक है. ये सोसाइटी पे इम्पैक्ट आया, जैसे सोसाइटी और चेंज हुई सडनली यू ऑल्सो हैव अदर कम्युनिटीज rising up and thinking कि अच्छा if women's rights matter so much, feminism matters so much and they say it's all about equality, then why just women? What about the rights of LGBTQIA plus community? right? तो इस तरह से social evolution and the evolution of ideas जो है धीरे धीरे एक दूसरे को पुश करते हुए आगे बढ़ता रहता है. रॉय का ये मानना था, रॉय was a hardcore individualist, right? Now this is the main point of difference between him, Marxism as well as Gandhi. Right? He believes कि इंडिविजुअलिज्म के बिना जो है सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं हो सकती. वो कहते हैं कि आखिरकार इट इज मैन इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल जिन्होंने सोसाइटी बनाई है, जिन्होंने बाकी इंस्टीट्यूशंस हो गई, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गई, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गई, ये सब बनाए हैं. इवन द वैल्यूज जो कि एक सोसाइटी में है, ये वैल्यूज भी मैन द्वारा ही बनाए गए थे. और ये बनाए क्यों गए थे? अपने आप को टॉर्चर करने के लिए तो मैन कोई वैल्यूज नहीं बनाएगा. एट द एंड ऑफ द डे दे वर मेड फॉर हिज और हर ओन वेलफेयर. So over time, as circumstances change, as situations change, humans should also have the power to change these values to ensure their own welfare and convenience. Right? तो याद है हमने एक आइडिया दिया था कि हम बात कर रहे थे about Islamic norms and Islamic personal law, and we talked about that maybe during the time of the Prophet, the idea of polygamy came into being because it was a time when there was a lot of war going on and a lot of men were dying, and so to be able to take care of the women who were now left behind, right, the idea of polygamy was promoted. However, over time when you realize such a situation has ceased to exist and you've reached a modern time and modern world, maybe that entire philosophy should turn redundant. Right? Similarly जो है, अब गांधी के भी अगर हम थॉट प्रोसेस को फॉलो करें, Varna was taken up as a theory during that time because you did not have any other basis of division of labor. But today in the modern world, you have various education institutions, you have various parameters of checking IQ, talent, skills, etc. तो क्या caste या वर्ना को legitimize करना as a division of labor theory correct है? Or should it just fade away because its time is done and now it's just become a discriminatory theory? Right? तो यही बात करते हैं रॉय that as society evolves, you shouldn't be very rigid with your values कि अरे ये values तो हम ancient time से follow करते आ रहे हैं, ये change नहीं होने चाहिए. ठीक है, he says everything has a time and if their time has passed, you have to change them अगर आपका welfare जो है वो question हो रहा है. In fact, his belief, and this is a very important phrase that he uses that you can in fact use in ethics or you might use in essay. He says man is the measure of everything. कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री, कोई भी प्रैक्टिस अच्छी या बुरी है, उसके लिए आपके पास पैरामीटर क्या है? द इंडिविजुअल. If it is providing for the welfare of the individual, continue with the practice. If it is causing them harm, you have to put it to a stop. रॉय फर्दरमोर बिलीव्स कि इंडिविजुअल के जो भी इंटरेस्ट है और जो उनका वेलफेयर है, इट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेटेड टू अ कलेक्टिव. तो ये नहीं बोलना चाहिए कि इंडिविजुअल की राइट्स, उनकी ऑटोनॉमी, उनकी फ्रीडम इज बीइंग रिजेक्टेड बाय फॉर द लार्जर गुड, फॉर द कम्युनिटी गुड. राइट? तो इस तरह से वो गांधी को रिजेक्ट करते हैं, यूटिलिटेरियंस को रिजेक्ट करते हैं, who talk of happiness of the greatest number, और एक तरह से कम्युनिटेरियंस को भी बोलते हैं that straighten your compass, right? हमेशा ही community good जो है does not lead to the individual good, right? साथ ही में रॉय बोलते हैं कि अगर इंडिविजुअल्स की हम बात करें, हर इंडिविजुअल के अंदर दो बेसिक ट्रेट्स अवेलेबल होते हैं, दो बेसिक हैबिट्स होती हैं. एक चीज है उन सबके पास रीजन अवेलेबल है, राइट? अगेन ही इज फॉलोइंग द होल हॉब्स एंड लॉकियन पाथ. द अदर थिंग ही सेज इज अर्ज फॉर फ्रीडम. Right? Again, Hobbes and Locke. Remember, the pursuit of freedom is something which is intrinsic to man. Right? He was born free. Man has always been born free, and
whenever there's societal norms or norms of the authority, man is always trying to attain his liberty, right? तो बोलते हैं rationality क्या देता है? Rationality एक dynamism देता है एक इंसान को, to be able to improve themselves, to be able to pursue scientific thoughts, to be able to go down the path of development. And on the other hand, किस डायरेक्शन में जाना है ये उनको फ्रीडम बताता है, राइट? ओके, कैपिटलिज्म अगर डेवलप हो रहा है, I should not go towards unrestrained possessive capitalism. Why? Because that might lead to harm, exploitation, oppression, and therefore no freedom. On the other hand, if यही capitalism के ideas are utilized for greater production but distributed on a more egalitarian basis, it will lead to freedom of the entire community and all the individuals therein. राइट? सो ये वो बोलते हैं कि ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन रीजन एंड फ्रीडम, उसके कारण क्या होगा? कोऑपरेटिव स्पिरिट जनरेट होगी, पीपल विल कोऑपरेट विद ईच अदर, वांट टू लिव विद ईच अदर. एंड वो बोलते हैं यही कोऑपरेटिव स्पिरिट जो है हमेशा से आदमी में रही है, दैट सिंस द वेरी बिगिनिंग. यहाँ पे ही गोज बैक टू एरिस्टोटल, द फैक्ट दैट मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट? सो मैन जो है हमेशा एक सोशल एनिमल रहा है, एंड सोसाइटी में रहने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए उनके अंदर मोरालिटी एंड एथिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो रॉय ने, फॉलोइंग द पाथ ऑफ ग्रीक थ्योरिस्ट लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ही ऑल्सो टॉक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मॉरल मैन, राइट? एंड यहाँ पे he has some similarity with Plato, Aristotle as well as Gandhi, right? For him, politics cannot be divorced from ethics. Now, ethics for Gandhi was religion. For Roy, these are secular ethics, right? So he says morality की ज़रूरत होती है क्योंकि morality ऐसे principles देती है जिसके थ्रू community का welfare along with the individual's welfare ensure किया जा सके, and पूरी society जो है एक cooperative, harmonious manner में function कर पाए. And that is why he says, again going back to the fact that man is a social animal, कि हमेशा से ही people have settled in a community, right? So people पहले जो है एक छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, फिर villages बने, फिर tribes बने, and so on so forth, right? He says when private property came into being, तब ये जो communal setup होता था जहाँ पे लोग आपस में बातचीत करके decisions लेते थे, now वहाँ से focus shifted to creation of a political authority, creation of a state, right? But रॉय जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को नहीं मानते हैं. वो ये नहीं कहते कि सोसाइटी के ऊपर से डिवाइन राइट से इम्पोज किया गया था स्टेट. ही अगेन फॉलोज द ट्रैक ऑफ एरिस्टोटल हियर. ही बिलीव्स कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है और एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है, कि ये ग्रेजुअली इवॉल्व होती आई है एज ह्यूमन लाइफ हैज इवॉल्व. ठीक है, अब इसी के कारण जो है, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी तो आ गई, इसी के कारण अब हमें पॉलिटिकल अथॉरिटी की भी जरूरत पड़ रही है. नाउ इन हिज थीसिस द नेक्स्ट स्टेप दैट रॉय गोज टू इज कि किस तरह का स्टेट हमें चाहिए. तो मतलब ये न्यू ह्यूमनिज्म में ही अब इंक्लूड हो गया रॉयज व्यूज ऑन स्टेट एंड डेमोक्रेसी एज वेल. किस तरह का स्टेट हो, किस तरह का पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, किस तरह की डेमोक्रेसी हो. अब रॉय कहते हैं, पहली चीज तो हमें याद होगी, उन्होंने गांधी का पूरा वर्जन ऑफ पंचायती राज तो उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया था. However, he was also someone who realized कि जो formal parliamentary democracy है उसमें भी major shortcomings है. And here he follows again Rousseau's. Why? Because he says ये representative democracy क्या कर रही है, power को delegate कर रही है. And he says this is something that I do not agree with. He on the other hand, जो हमने किया है ना radical notion of democracy हमने किया है, he believes in a participatory and deliberative model of democracy together, right? So he says instead of representative democracy, you should have participatory, direct, deliberative democracy, जहाँ पे हर citizen को inform किया जाए और उनकी राय मांगी जाए with regard to the various decisions जो कि एक political authority को लेनी होती है. साथ ही में उनके पास tools होने चाहिए, उनके पास power होनी चाहिए कि वो इस power को जो है effectively exercise भी कर पाए. ठीक है, they should be able to put their points and voice across, right? So he says that instead of power being centralized in a top-down manner, in a pyramidal approach, he says this is something that I don't agree with. He says maximum power कहाँ पे होनी चाहिए, local democracy में होनी चाहिए. Again, this is similarity with Gandhi कि local democracy के पास सबसे ज़्यादा power हो and apex के पास minimum power हो to avoid any kind of authoritarianism or dictatorship.
ठीक है. सो ही सेज इन दोनों को अवॉइड करने के लिए दिस इज अ मॉडल दैट आई प्रपोज, राइट. while they might agree with the fact that local democracy के पास सबसे ज्यादा पावर होनी चाहिए, they are models on the basis of which they imagine a new state and political authority, they are very different. रॉय ने अब बोला कि मेरे को देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से प्रॉब्लम है क्योंकि पावर डेलीगेट होती है, और पावर डेलीगेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को यूज करते हैं. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स उनको खड़ा करती है, उनमें से कोई एक को हम चुन लेते हैं इलेक्शंस के अंदर, राइट, एंड वो जाके फिर हमें रिप्रेजेंट करते हैं. तो बोलते हैं इसलिए मैं पार्टी सिस्टम के एकदम अगेंस्ट हूँ. साथ ही में बोलते हो, कहते हैं जब से पार्टीज आई हैं, दिस इज अगेन अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन आप कर सकते हैं बिटवीन गांधी एंड रॉय की सिमिलैरिटी, दैट गांधी वाज आल्सो अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सो इज रॉय. रॉय भी बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने किसको राइज दिया है, पावर पॉलिटिक्स को, राइट, और इसके कारण क्या हुआ, उनके बीच में कंपटीशन है, सो इट लीड्स टू इविल्स लाइक कास्टिज्म की प्रमोशन, कम्युनलिज्म, वोट बैंक पॉलिटिक्स, सो ऑन सो फोर्थ. एंड मोर ऑफन देन नॉट क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज कम टू बी कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स, एंड उन इंडिविजुअल्स के हाथ में जो है सारी की सारी पावर आ जाती है. अगेन दिस इज समथिंग जिसमें कंटेम्परेरी कंपैरिजन भी हो सकता है, एंड दिस वाज इक्वली एप्लीकेबल टू बोथ कैपिटलिस्ट सोसाइटीज, ठीक है, एज वेल एज सोशलिस्ट वन. कि सोशलिस्ट वाले में क्या था, you had your पोलिट ब्यूरो, in the capitalist societies you had your power elite. ठीक है, तो वो बोलते हैं दोनों ही जगह पे जो है मैसिव प्रॉब्लम्स हैं, राइट. साथ ही में अब वो कहते हैं कि अगर हमने अब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रखनी, हमने लोकल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, तो ये किसके थ्रू होगा. He says instead of political parties, what you should have are actually cooperative societies. He says कि पूरे nation को ना, this is the sort of model that he gives. Instead of the concentric circles that is imagined by Gandhi, he says कि पूरे nation को ना आप छोटे छोटे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर डिवाइड करते हो. ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो पीपल्स कमिटीज बुलाई जा सकती हैं, राइट, ये अपने विलेज या अपने टाउन या जो भी इनको एरिया सौंपा गया है, ये उनके अफेयर्स रन करेंगी. अब ये कोई ट्रेडिशनल पंचायती राज नहीं है, वो पंचायत को वापस नहीं ला रहा है. दीज आर न्यूअर फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव और पीपल्स कम्युनिटीज, राइट, और ये जो है इकट्ठे मिलजुल के डिसीजंस लेंगी, पार्टिसिपेटरी होंगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल फंक्शन. साथ ही में रॉय ने बोला दैट अलोंग विद दिस पॉलिटिकल रेवोल्यूशन यू ऑल्सो नीड एन इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन, राइट. व्हाई? बिकॉज लार्ज स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन, राइट. दिस इज समथिंग दैट ही अग्रीड विद एज फार एज मार्क्सिज्म वाज कंसर्न्ड. ही सेज अब किस तरह की हम एक इकोनॉमी प्लान करें जिसके थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम भी मैक्सिमाइज हो जाए और एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो. He says ये तब पॉसिबल होगा जब ये इकोनॉमी जो है वो बेस्ड होगी ऑन फैक्टर्स ऑफ कोऑपरेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, राइट. सो ही सेज जैसे कि हम कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, तो वैसे ही अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, खुद ही जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व भी हो, खुद ही जो है वो आगे चीजें बेचे एंड उसके थ्रू जो है वो पैसे कमाए, राइट. सो यहाँ पे he says people should be involved, but he doesn't say चरखा लाओ, खादी बनाओ, no. He says मशीन यूज करनी है करो, but the fact that it should be owned commonly. Why? Because private property is what leads to the ruin of man, what leads to exploitation, what leads to oppression, right. In fact, it is also because of this reason that he wasn't just dismissive of the capitalist economy, he was also very dismissive of socialist economy. He said कहीं पे भी जब आप एक fixed plan या ये इमेजिन करके चलो ना कि हाँ जी हमने आपको पाथ बना दिया, बता दिया, अब आप इस पे चलते जाओ, he was very much against this, right. And that is why he wasn't very comfortable with the idea of a planned economy जैसे कि इंडिया इमेजिन कर रहा था. In fact, against the Bombay plan, M.N. Roy was someone who put forth people's plan which was based on this cooperative reorganization of the economy, right. और इसी सोशल रेवोल्यूशन में अगेन अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन आ गया विद गांधी. कौन सा टूल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक हाथ प्ले करेगा इन प्रोवाइडिंग फॉर दिस रेडिकल डेमोक्रेसी, इन प्रोवाइडिंग फॉर दिस रेवोल्यूशन, वाज
थ्रू एजुकेशन, कि वायलेंट मीन्स के थ्रू नहीं आएगा, क्या होगा, एजुकेशन के थ्रू ये चेंज आएगा. However, unlike गांधी जिन्होंने नई तालीम की बात की, who went back to traditional education, who talked about mother tongue, who talked about crafts production, M.N. Roy was someone who was a supporter of modern values. And in modern values को inculcate करने के लिए आपको क्या चाहिए, western education चाहिए rather than a traditional system of education. Right? So this was also a main point of difference from Gandhi. Again, along with education, Roy says कि अब ये जो आइडिया है ऑफ रेवोल्यूशन, अब मैंने बोल दिया कि मैं मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन के साथ तो अग्री नहीं करता, ये वर्किंग क्लास का आर्म्ड स्ट्रगल नहीं होगा, तो मेरा रेवोल्यूशन कहाँ से आएगा. ही सेज ये जो सोशल ऑर्डर में चेंज है ये आएगा बाय मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द चेंजेस रिक्वायर्ड. He says the kind of enlightenment which will come, जिसके कारण लोग अवेयर होंगे, उनके अंदर जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, and this is what Roy calls is a revolution by consent. So instead of saying, जैसे कि हम जब सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा करेंगे इंडिया में एंड जब हम ये प्रॉब्लम देखेंगे कि क्या पर्सनल लॉ के रिफॉर्म्स जो है टॉप डाउन अप्रोच से आने चाहिए या नहीं, वहां पे राजीव भार्गव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली. उन्होंने बोला टॉप डाउन मत लाओ बिकॉज पीपल विल नेवर अग्री. इंस्टेड इंट्रा कम्युनिटी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करो, अंदर से लोगों को अवेयर करो, अंदर से लोगों के अंदर चेंज लाओ ताकि दे देमसेल्व्स ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी रादर देन देम बीइंग इम्पोज्ड फ्रॉम अबव. Similarly, that is exactly what Roy also says. He says कभी भी कोई चीज ऊपर से दबाई जाएगी ना, people even if it's for their good ना, people will revolt against it. People will not be happy with it. So let people decide for themselves. Let them become aware and अपने consent से जो है उनको ये change लाने दीजिए. साथ ही में वो कंसीड करते कि हाँ जी लोगों के पास अधिकार है कि अगर कोई ऑपरेसिव रूल आए, अगर कोई ऑपरेसिव गवर्नमेंट आए, अगर कोई डिक्टेटर आए, you have to resist them. But by this age, by the time he's old enough, he again has become a supporter of non-violent methods, right? So this is a point of agreement that he has with Gandhi now. He says कि violent methods नहीं use करने हैं, non-violent method use करने हैं to resist tyranny. And therefore he says एक बार on the basis of this philosophical revolution जो मैं propose कर रहा हूँ, इसके कारण ये जो तीन मेन वैल्यूज हैं ऑफ फ्रीडम, रैशनैलिटी एंड मोरालिटी, जब वो लोगों के अंदर इनग्रेन हो जाएंगे, जब एजुकेशन सिस्टम जो है इनको प्रमोट करेगा, राइट, इनके बेसिस पे जो है लोगों को अवेयर करेगा, तब ये जो चेंजेस हैं इन द पॉलिटी, इन इकोनॉमी, इन सोसाइटी विल नॉट कम फ्रॉम अबव बट दे विल कम फ्रॉम बिलो. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट M.N. Roy stood for. Right, now with the end of M.N. Roy, we have finished, we have wrapped up part A of paper 1, and from next class onwards we will start part B, which is to do with your Indian government and politics.